Good morning. Hello, everyone. Welcome to the next part where in the last part we saw something known as virtualization. Virtualization complete किया, बहुत ही important topic. Okay, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस. पूरी तरीके से लिखना, आप इसको समझना, किसी को आंसर देने के बाद आगे बढ़ना. मुझे भी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो, लेकिन पूरे तरीके से शिद्दत से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट टॉपिक एंड देन ओनली मूव अहेड. ओके, तो हेडिंग क्या बनती है? कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन. अब कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में पहला क्या आएगा? अगर याद है कुछ, अगर अपने देखा था हार्डवेयर वाला. अब हार्डवेयर वाला सिमिलर टू वही है, क्या है? वर्चुअलाइजेशन से सिमिलर है. ये इसको प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं, अगर ध्यान दे रहे हो. तो इसमें अपन क्या करेंगे? वर्चुअल मशीन बनाएंगे जो रियल मशीन की तरह लगेगी विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कुल मिलाकर दूसरी बात क्या बनी? सॉफ्टवेयर जो है वो सेपरेटेड रहेगा फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर, अगर ध्यान दे रहे हो. क्योंकि एग्जांपल में आप एक कंप्यूटर जिसमें विंडोज है उसमें अपन को लिनक्स भी नजर आता है, इस तरीके का एग्जांपल. ओके, उसके बाद बेसिक आइडिया क्या है? कंसोलिडेट मेनी फिजिकल सर्वर्स इनटू वन लार्ज सर्वर. ओके, सो दैट वी कैन यूज द प्रोसेसर मोर इफेक्टिवली, अगर आप ध्यान दे रहे हो. ओके, और ये कौन करता है? ये सॉफ्टवेयर जो करता है उसका नाम है हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर. किसी भी हालत में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ऑलराइट, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल appear to have its own processor, memory and other components basically, अगर आप ध्यान दे रहे हो कुल मिलाकर. सो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बाद नेक्स्ट वन वाज नेटवर्क splitting of bandwidth, combining resources by splitting bandwidth into multiple channels, each of which could be assigned to a single device or resource in or server in real time, अगर ध्यान दे रहे हो. तो कुल मिलाकर ये बात बनी. इससे क्या करेंगे? लार्ज फिजिकल नेटवर्क्स को अपन मल्टीपल स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क्स में बना पाएंगे. इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम बनता है. अपन ने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया. एक नेटवर्क बैंडविड्थ तो एक केबल को, स्प्लिटिंग ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ, अगर ध्यान दे रहे हो. सो कुल मिलाकर ये नेटवर्क वेंडर्स या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ये लोग डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, जैसे कि स्विचेस, जैसे कि नेटवर्क लैन हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलो या नेटवर्क लैन कार्ड बोलो या लैन कार्ड बोलो. एनआईसी आप ध्यान में रख सकते हो. एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, अगर आप समझ रहे हो और ध्यान दे रहे हो. लास्ट वाला पॉइंट बनता है कि इट इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क स्पीड, ओके, सिक्योरिटी, अगर आप ध्यान दे रहे हो, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, SSSR, ऑप्टिमाइज नेटवर्क स्पीड, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, ऐसा करके आप ध्यान में रख सकते हो. आप आपके हिसाब से कोई कैसे भी ये 4 शब्द ध्यान में रखना. उसके बाद आएगा तीसरा वाला क्या रहेगा? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, अपरेंट पुलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस इनटू अ सिंगल डिवाइस व्हिच अपीयर्स टू बी मैनेज्ड फ्रॉम that into what appears to be a single device that is managed from a single central console. सारे डिवाइसेस को पूल कर देना और एक सिंगल डिवाइस ऐसा दिखना जैसे कि वो एक ही डिवाइस है कुल मिलाकर. ओके, ये सारे डिवाइसेस को पूल करने का ऐसे दिखना कि वो एक ही डिवाइस है और पूलिंग ऑफ डेटा अपीयरिंग टू बी मैनेज्ड फ्रॉम अ सेंट्रल कंसोल. ओके, और वो स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा करेगा जैसे इस तरीके से बिहेव करेगा या अपीयर करेगा उसको कि ये सारे एक ही है, ये सारे डिवाइसेस एक ही है कुल मिलाकर. ओके, एक ही जगह पर है, एक ही चीज को वो मैनेज कर रहे हैं. इससे क्या होगा? स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर का जो टास्क है बैकअप करना, आर्काइविंग करना या रिकवरी करना इजी हो जाएगा. दिस इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज, अगर आप ध्यान दे रहे हो. कुल मिलाकर सेपरेट करना लॉजिकल और फिजिकल. इतना कंटेंट अपने लास्ट पार्ट में देखा था और रिवाइज भी किया था, और मैंने आपको कहा था कि मैं रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको अगर याद आया तो बहुत अच्छी बात. अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देते रहना. नाम आया है. ओके, नाम यहाँ पे आया. नाम क्या है बेटा? नाम आया. नाम में बहुत टॉपिक का नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग. क्या बोलेंगे? ग्रिड कंप्यूटिंग. सर कैसे नाम है ना? ऐसी टॉपिक सब में क्या करो? ग्रिड कंप्यूटिंग इजी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या बोलता है? सुनना मेरी बात ध्यान से एवरीवन. इसका भी एक प्रेजेंटेशन डायग्राम बनेगा जो आपको ड्रॉ करना होगा. अच्छा है. ओके, और इसका डायग्राम अपने मॉड्यूल में भी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा विजुअल की तरह बताने की कोशिश करूंगा. आप देखना वो किस तरीके से लगता है. जैसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, सर्वर्स, उस सर्वर्स के अंदर क्या होता है? प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीजें होती है. अब जैसे कोई एग्जांपल देता हूं आपको. समझो आपने एक लैपटॉप खरीदा. जो लैपटॉप आपने खरीदा 40-50 हज़ार रुपए में, i5 प्रोसेसर वगैरह वगैरह. लेकिन ये लैपटॉप जब अपन खरीद लेते हैं तो 24/7 वो 100% यूटिलाइज नहीं होता. इसी प्रकार से वो पैसा तो अपन ने पूरा दिया लेकिन वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है. कुल मिलाकर उसकी कुछ कैपेसिटी अनयूज्ड रह रही है, और वो अनयूज रह रही है. इसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे सिस्टम्स खरीदती है क्योंकि अपन ने उसको डेडिकेट कर दिया, डेडिकेट एक काम के लिए. भले फिर कितना भी रिसोर्सेज लगे, लेकिन तू देखो ये डेडिकेट कर दिया इस काम के लिए, इसके अलावा इसको यूज नहीं किया जाएगा. आप समझ रहे हो? भले फिर उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी अनयूज जा रही है, लेकिन डेडिकेट कर दिया. डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डेडिकेट कर दिया, अगर समझ रहे हो. तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से बहुत सारे सर्वर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डेडिकेटेड है काम के लिए, अलॉट कर दिया काम. फिर भले ही वो पूरे दिन में 10 मिनट के लिए यूटिलाइज हो या 10 घंटे के लिए, उनको उसी काम के लिए यूज किया जाएगा, अगर आप समझ रहे हो. तो ग्रिड कंप्यूटिंग का कहना है इस केस में आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आपका खर्चा ज्यादा लग रहा है.
अगर आप समझे, वर्चुअलाइजेशन में तो अपन ने वर्चुअल मशीन बनाई पूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें छोटी से छोटी चीज का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि हर डिवाइस, हर सर्वर, हर मशीन अपने पास जो भी है वो पूरे वो शेयर करेगी। अगर आप समझे, we would be making a distributed system, not a dedicated system. We would be making sure that each and every one, if it is available with him, he would be able to share it. Share करो आप, आपकी प्रोसेसिंग पावर अभी नहीं चाहिए ना, दे दो। मेमोरी अभी नहीं चाहिए ना, दे दो। स्टोरेज अभी नहीं चाहिए ना, दे दो। अगर आप समझ, कुल मिलाकर जो आपके पास अभी वेकेंट है वो आप काम में लगा दो जब भी काम आ रहा है यूजर के रिलेटेड। अगर आप समझ रहे हो, यानी वो पूरा सिस्टम, यानी कहने का मतलब ये कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक शब्द सुना होगा, समथिंग नोन एज सुपर कंप्यूटर। जिंदगी में एक शब्द सुना होगा, सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर अगेन नाम से ही पता चलता है बहुत ज्यादा ताकत होगी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि हम एक सुपर कंप्यूटर खरीद लेते हैं जिससे हमको बहुत ज्यादा अमेजिंग कैपेसिटी मिलेगी। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग का कहना है कि आईटी कंपोनेंट्स व्हिच यू ऑलरेडी ओन, योर सर्वर्स, योर डेटाबेसेस, योर स्टोरेज, योर मेमोरी, योर प्रोसेसर, हार्डवेयर, योर सॉफ्टवेयर, if you try to integrate them together in such a way कि सबको यूनाइट कर दे, एकता वाली बात कर दे, यूनाइटेड वी स्टैंड बेसिकली, अगर अपन वैसा कर दे तो those IT components which you already own may become as powerful as a super computer because you're trying to utilize what is unutilized। अगर आप समझ रहे हो, अनयूटिलाइज चीज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करना, अब पूरा यूटिलाइज हो जाए उसके बाद खरीदना पड़े वो बात अलग होगी। अगर आप समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब ये ग्रिड कंप्यूटिंग का कहना है कि इट इज अ नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर रिसोर्स आर शेयर्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर। तुमको तुम्हारे अगर मेमोरी कम पड़ रही, रैम कम पड़ रहा है, दूसरे से लेकर तुमको दिया जा सकता है ताकि तुम्हारा काम पूरी तरीके से निपटे। अगर आप 10,000 कस्टमर्स आ गए, एक सर्वर है, फ्लिपकार्ट का एक सर्वर है जो कस्टमर हैंडल करता है, एक सर्वर है जो प्रोडक्ट्स वगैरह का डेटाबेस है वहां पर जो भी, या कस्टमर एम्प्लॉइज का डेटा हैंडल करता है। अब आपने अगर डेडिकेट करके रख दिया तो कस्टमर्स अगर 1000 के बदले 10,000 आ गए तो ये तो स्लो होने लग जाएगा। लेकिन कहने वाला अगर ग्रिड कंप्यूटिंग होता तो दोनों मिलकर काम करते, वो अपनी प्रोसेसिंग थोड़ी दे देता और मिलकर एक हो जाते, वो पूरे रिसोर्सेज को इस तरीके से काम करवाना कि वो भी अपने शेयरिंग कर सके, ये भी शेयरिंग, एंड कनेक्टिंग इट इन सच अ वे, यानी कुल मिलाकर उसमें प्रॉपर सर्वर्स होंगे जो ध्यान रखने के लिए भी होंगे कि कौन कितना फ्री है और उधर में काम भेजूं। हर सर्वर, हर मशीन फिर हर प्रकार का काम कर पाएगी। इसलिए अपन इस प्रकार के आर्किटेक्चर को डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बोलते हैं, इन विच एवरी कंप्यूटर रिसोर्सेज विल बी शेयर्ड विद अनदर कंप्यूटर। अगर आप ध्यान दे रहे हो, कुल मिलाकर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए, अपने कंप्यूटर अपने सर्वर की इतनी ताकत नहीं है, तो सबको एकजुट करो, उनकी प्रोसेसिंग, अगर अपना प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज का है तो 4000 या 500 गीगाहर्ट्ज का हो जाएगा, क्योंकि अपन एक साथ मिला रहे हैं और उतनी एक साथ ताकत लगा पाएंगे उस प्रॉब्लम में। अगर आप समझ रहे हो, नहीं तो एक एक करके सिस्टम पर देते जाओगे तो सिस्टम बोलेगा अरे ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक साथ जोड़ो तो कर सकता है वो। अगर आप समझ, यानी कहने का मतलब ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट टुगेदर, अगर आप समझ रहे हो तो कुल मिलाकर इट इज इन विच ईच कंप्यूटर रिसोर्स आर शेयर्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर। ओके, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वेयर लार्जर कंप्यूटर्स कैन कम टुगेदर टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब अपना सिलेबस कहता है इन आइडियल ग्रिड कंप्यूटिंग एवरी रिसोर्स इज शेयर्ड, टर्निंग द एग्जिस्टिंग आईटी कंपोनेंट्स एज पावरफुल एज अ सुपर कंप्यूटर। अगर आप ध्यान दे रहे हो, आपके एग्जिस्टिंग आईटी कंपोनेंट्स सुपर कंप्यूटर की तरह ताकतवर बना देंगे। देखो मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा किस तरीके से, लेकिन फिलहाल आप सुनते जाना। आइडियल ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम, एवरी रिसोर्स इज शेयर्ड, टर्निंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इनटू अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अगर ध्यान दे रहे हो, आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे। ये सर्वर 4 दिन में आज तक यूज ही नहीं हुआ तो उसको भी उस ग्रिड में ले लो, ग्रिड का हिस्सा बनाओ, ग्रिड का, मेकिंग अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर यूनाइटेड systems together, coming together। अगर आप ध्यान दे रहे हो, यानी पहला बात क्या बना, एवरी कंप्यूटर रिसोर्स विल बी शेयर्ड। सेकंड क्या बना, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं अपन वो कंप्यूटर। एंड थर्ड पॉइंट क्या बना, सुपर कंप्यूटर वाला पॉइंट आया कि ये शेयर इस तरीके से की जाएंगे एवरी रिसोर्स कि दे बिकम एज पावरफुल एज अ सुपर कंप्यूटर। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओके। चौथी बात बोलते हैं कि देखो अब ध्यान देना, एक चीज बताता हूं, चौथी बात बताने के पहले मैं आपको बताता हूं कि ना ग्रिड कंप्यूटिंग के पहले ग्रिड कंप्यूटिंग नहीं है, इसके पहले सर्वर्स इंडिपेंडेंट है। सर्वर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से लेना देना नहीं है, अपना अपना काम को डेडिकेट कर दिया गया है। तो अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाने की कोशिश करूं तो अगर आप देख रहे हो, देखना ध्यान से, देखो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा बिफोर नहीं, आफ्टर नहीं, पहले, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिफोर ग्रिड, ऑर्गेनाइजेशन विद इंडिपेंडेंट सर्वर्स विदाउट ग्रिड। तो सर्वर कैसे थे, इस तरीके से, कुछ नहीं, ये सर्वर्स है सारे और ये इंडिपेंडेंट है, सबको अपना अपना काम आता है और अपना अपना काम करते थे सब। अगर ध्यान दे रहे हो, यानी इंडिपेंडेंट सर्वर्स कुल मिलाकर पड़े विदाउट ग्रिड रिसोर्स।
इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। तो सर ग्रिड में क्या होगा, ग्रिड में अपन जोड़ देंगे इनको जोड़ देंगे। अब इनमें से एक सर्वर को अपन क्या करेंगे, एक सर्वर को नाम दिया जाता है कंट्रोल सर्वर। ये क्या करेगा, जैसे ही कोई काम आएगा ना उस कंट्रोल सर्वर के पास, इसी में से कोई एक सर्वर साइड में ले लो, उसको कंट्रोल सर्वर बना दो, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसको बोलते हैं शेड्यूलर। इस शेड्यूलर का काम क्या है, वो सब कुछ ध्यान रखेगा, कौन सा सिस्टम कितना यूटिलाइज है। जैसे यू नो ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल लोगों को काम कैसे अलॉट किया जाता है, तेरा ये काम है जैसे ड्यूटीज, इसी प्रकार से उसके पास सारा लाइव डेटा होगा कि कौन सा सर्वर कितना काम कर रहा है, कौन सा कितना फ्री है, कौन सा काम कितने प्रायोरिटी वाला है, किसको पहले कराए किसको बाद में करवाए, ये सारी चीज वो स्टोर करके रखेगा कौन, कंट्रोल सर्वर। जैसे कोई टास्क आएगा सब अपने आप से कनेक्टेड है। इधर ये जो डायग्राम है ना, इसमें सब में एरोज आ जाएंगे, आगे जाकर सब कनेक्टेड हो जाएंगे सर्वर एक दूसरे से, यानी एवरीथिंग वुड बी बिकमिंग वन। अभी तो इंडिपेंडेंट है, अभी तो अपन बोलेंगे कि 5 सर्वर अगर ध्यान दे रहे हो, लेकिन ग्रिड आने के बाद अपन बोलेंगे एक ग्रिड है, पूरा एक ग्रिड है हमारे पास, यानी पूरे 5 सर्वर, 6 सर्वर, 10 सर्वर, 100 सर्वर, 1000 सर्वर की ताकत एक साथ लगाएंगे अपन। इसमें अभी एक साथ नहीं लगा सकते, अपना अपना काम करके छुट्टी हो जाएगी अगर ध्यान दे रहे हो। तो कुल मिलाकर ये कैसा दिखेगा, देखो ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ग्रिड डिप्लॉयमेंट। अब क्या हुआ, ये भी सर्वर है, अब सर्वर के नाम क्या हो जाते हैं, अब सर्वर तो है ही है ये, लेकिन ग्रिड का पार्ट है ना, इसलिए इनको बोलेंगे ग्रिड नोड। क्या बोलेंगे, ग्रिड नोड। ध्यान देते रहना, मेहनत से बनाया है, अब ध्यान देना, ग्रिड नोड, दिस इज ग्रिड नोड। सर्वर ही है लेकिन ग्रिड नोड बोलेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। नाउ एवरी सर्वर नाउ बिकम्स अ ग्रिड नोड। नाउ इसको अपन ने क्या किया, ये वाला जो सर्वर है इसको अपन ने कंट्रोल सर्वर बना दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे कोई टास्क आता है, क्या आता है, टास्क आता है, ये सारे सर्वर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब ओके, कंट्रोल सर्वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे सर्वर्स एक दूसरे से कनेक्टेड, अगर ध्यान दे रहे हो। जैसे ही कोई टास्क आएगा, पहले वो टास्क किसके पास आएगा, पहले वो टास्क आएगा कंट्रोल सर्वर के पास। अब कंट्रोल सर्वर डिसाइड करेगा कि इसको किस तरीके से कहां पर भेजना है, अगर आप समझ रहे हो, इसको उस सर्वर के पास भेजना है, इसके पास भेजना है, इट वुड बी हैविंग ऑल द डिटेल्स विद इट, एवरीथिंग नाउ कनेक्टेड, एवरीथिंग इज वन नाउ, इफ यू अंडरस्टैंड। तो उस तरीके से भेज पाएंगे, कौन कितना यूटिलाइज्ड है, कितना अनयूटिलाइज्ड है, उस हिसाब से अपन ये चीजें भेज पाएंगे। अगर आप वो टास्क को 4 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगह पर भी भेज सकते हो, अगर वो इंडिपेंडेंट टास्क हो तो, एक दूसरे के ऊपर अगर रिजल्ट निर्भर नहीं करे तो। इसको बोलते हैं पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, यानी पैरेलल प्रोसेसर तुम एक साथ एक काम के लिए यूज कर सकते हो, इधर भी थोड़ा कर लिया, इधर भी थोड़ा कर लिया, इधर भी थोड़ा कर लिया। अगर आप समझ, जैसे कोई चीज बनानी है ना, खाना बनाना है, तो एक जन रोटी बना रहा है, एक जन सब्जी बना रहा है, एक जन कुल मिलाकर कोई और कोई स्टार्टर बना रहा है, अगर आप समझ, तो काम बांट दिया इस तरीके से। नहीं तो एक ही जन होता या फिर एक ही खाना बनाने के लिए डेडिकेट होता, तो पहले वो बनाएगा फिर ऐसा। तो तीनों जब तक डिपेंडेंट नहीं है तब तक आप बांट भी सकते हो इस तरीके से। एक ही टास्क को हजारों पार्ट्स में बांटकर जल्दी जल्दी करवा दो, 10 मिनट लगते थे 1 मिनट में हो जाएगा, अगर 10 सर्वर है तो। अगर आप समझे, क्योंकि अपन ने 10 हिस्से कर दिए उसके और रिजल्ट मिल गया 1 मिनट में। तो दिस इज समथिंग व्हिच कुड बी डन, इफ यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि ग्रिड डिप्लॉयमेंट कुल मिलाकर ऐसा दिखाएगा। आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ डायग्राम में ये एरोज आएंगे, आप सीधे सीधे एरो ड्रॉ करना, और ऐसे सर्वर बनाने से अच्छा आप सीधे सीधे बॉक्सेस बना सकते हो, और बॉक्स के अंदर लिख सकते हो ग्रिड नोड, ग्रिड नोड, ग्रिड नोड, ग्रिड नोड, ऐसा लिख सकते हो। इसको आप कंट्रोल सर्वर करके एरो बता देना, और इधर से टास्क आ रहा है ऐसा बता देना। सीधे सीधे बॉक्सेस बना सकते हो आप, रेक्टेंगल बना सकते हो, ऐसा 3D इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इतना समय भी नहीं होगा और समझने वाला समझ जाएगा। एरोज बनाना जरूर, लेकिन नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सर ये ऐसा बन गया, ये 5 सर्वर आ गए कुल मिलाकर ऐसे, और अपन ने क्या किया, एक टास्क बना दिया, कंट्रोल सर्वर बना दिया। तो सर जब काम आएगा, काम किसी प्रकार का काम आएगा, तब ये काम करने का तरीका भी बदलेगा। क्या अपना सिलेबस कहता है कि अगर अपना यूजर इंटरफेस मतलब क्या, जो स्क्रीन पर दिखता है, और अपन जो काम कर रहे थे पहले, ग्रिड के पहले जो काम कर रहे थे ना, उसमें भी स्क्रीन तो दिख ही रही थी, स्क्रीन से अपन इनको काम दे रहे थे, वो अपना अपना काम डेडिकेटेड था। इसमें भी अगर यूजर इंटरफेस वगैरह सब कुछ सही है ना, तो एक्सेसिंग अ लोकल सर्वर, सिंगल सर्वर इज सिमिलर टू एक्सेसिंग एन एंटायर ग्रिड। कोई भी डिफरेंस नहीं है, ताकत बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, लेकिन एक्सेस करना वुड बी सेम। If you understand, if you have the right user interface, you would be, it is similar to accessing a single machine only. अगर आप ध्यान दे रहे हो, यानी कुल मिलाकर बात क्या बनी, बात ये बनती है, अगर आप ध्यान दे रहे हो कि with the right user interface, accessing a grid computing system would look no different than accessing a local machine's resources. आप एक कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करते हो वैसे ही एक्सेस करोगे, लेकिन कुल मिलाकर जैसे एक मैन होता है, सुपरमैन होता है, तो सुपरमैन में भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें, दैट इज हाउ ही लुक्स, दैट इज द यूजर इंटरफेस। लाइकवाइज फ्रंट एंड ऐसा दिखता है, उसी प्रकार से लाइकवाइज ओवर हियर एज वेल, इवन इफ यू आर यूजिंग ग्रिड,
If you have the right user interface, it is similar to accessing a local computer only. It's just that you would every computer, every resource. अब आप समझे, अब हर काम के लिए हमारे पास enormous power है, enormous खतरनाक पावर है अपने पास, रिसोर्सिंग कैपेसिटी है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अब हम मिलकर काम करते हैं कुल मिलाकर, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कुल मिलाकर लास्ट पॉइंट क्या बना, एवरी ऑथराइज्ड कंप्यूटर वुड हैव एक्सेस टू एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी। प्रॉपर सब मिलकर काम करेंगे, इतना तरीके से काम करेंगे कि वो कंट्रोल सर्वर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ लिखा पड़ी रखेगा, कौन सा स्टोर कहां हुआ, कौन कितना फ्री है। दूसरी बात, वो आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डेडिकेट कर एलोकेट कर सुपर कंप्यूटर जितना ताकतवर बना देगा। कोई भी काम के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, अरे वो सर्वर बिजी है, ऐसा नहीं है। जो फ्री है उसको दो, अच्छा कोई प्रायोरिटी वाला काम है, पहले इसको करना है, उसको थोड़ा सा रोक दो, अगर ध्यान दे रहे हो आप कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन में अपन को ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने की ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। इंट्रोडक्शन भी यही है, आंसर भी यही है, डेफिनेशन भी यही है, आप समझ रहे हो, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में क्या आएगा सर, बेनिफिट्स आएंगे। तो एक बार अगर मैं वापस अगर थोड़ा सा आपको डायग्राम बताने की कोशिश करूं तो देखो, बिना ग्रिड के ये सर्वर्स इंडिपेंडेंट थे, ओके, बिना ग्रिड के कैसे था काम, इंडिपेंडेंट मामला था, कैसा था, ऐसा मामला था, ओके, जिसमें कोई लेना देना नहीं, मेरा काम मैं जानता हूं, तेरा काम तू जानता है, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं आएगा, और अपने अपने ऐसे मानो जैसे कि ये सर्वर अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सी हो गई। लेकिन अपन ने क्या किया, सबको मिला दिया, सबको एकजुट कर दिया, अपन ने यूनिटी कराई है, और अपन ने इस तरीके से इसको बांट कर कंट्रोल सर्वर के जरिए सब कुछ संभाला है। ओके, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कंट्रोल सर्वर would be the most important component which would be making sure that things work properly. He would be routing everything, he would be giving direction to the work according to the requirement, priority, availability, इस तरीके से काम करेगा वो कुल मिलाकर। ये अच्छी चीज है। यानी जैसे आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें बोला जाता है कि ना 3 इडियट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी, और ऐसी मूवी शायद जो बोर नहीं होती कभी जिंदगी में, कितनी बार भी देखो शायद, अब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कहने का मतलब ये कि उसमें कैसा होता है, मूवी में एंड में वो क्या करते हैं, वो एंड ऑफ द मूवी वो एक इन्वर्टर होता है जिसका नाम होता है वायरस इन्वर्टर। तो कहने वाला वायरस इन्वर्टर जो है उसमें ताकत कहां से आएगी, अनयूज्ड कार के बैटरी से, अनयूज्ड कार के बैटरी से, अनयूज्ड कार के बैटरी से आप वो एक इन्वर्टर बना सकते हो। तो आप अनयूज्ड कैपेसिटी से, अनयूज्ड अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी से आप अपने एग्जिस्टिंग आईटी कंपोनेंट्स का एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हो, ऐसा ग्रिड कंप्यूटिंग का कहना है। यू डोंट नीड टू बाय एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। कुल मिलाकर बात ये, तुम पहले इसको तो पूरी तरीके से यूटिलाइज करो यार। आप समझ रहे हो, आप सोच रहे हो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता जिंदगी में। अरे यार 24 घंटे है, इतना सोने के बाद इतना इतना तो बचता ही है ना, इतनी तो पढ़ाई कर लो, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप पहले खर्चा क्यों कर रहे हो, सिस्टम को पहले यूटिलाइज करो, जो है उसका तो फायदा उठा, जो है वो जानो तो सही पहले आपके पास एक्चुअली है क्या। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। शेड्यूलर नामक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है सर्वर्स के ऊपर, एंड देन किसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर कंट्रोल सर्वर के अंदर, एंड इट वुड बी मैनेजिंग एवरीथिंग कुल मिलाकर। दिस इज डन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, और आप सोचो इससे आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे, अंडर यूटिलाइजेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाओगे, प्रॉपर सब कुछ बैलेंस होगा इसमें, और बहुत सारे सीपीयूज एक साथ भी यूज किए जा सकते हैं, एक साथ एक काम के लिए। अगर आप समझ रहे हो, एक काम को 10 हिस्सों में बांटो और काम करो और रिजल्ट दे दो, ऐसा किया जा सकता है। बाकी सिंगल सर्वर में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए अपन को ये 5 पॉइंट लिखने, इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर रिसोर्स इज शेयर्ड okay with every other second distributed में in distributed computing computers would be solving a complex problem। ध्यान में रखना, पहले बात में shared, second में complex problem, third में super computer, every resource would be shared turning it into a powerful super computer। fourth में access वाली बात आएगी, with right user interface accessing grid is similar to accessing a local machine। ओके, यानी कहने वाला इसमें यूजर इंटरफेस ध्यान में रखना चौथे वाले में, ओके, और लास्ट वाले में एनॉर्मस पावर। ओके, एवरी कंप्यूटर वुड बी हैविंग एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर, कैपेसिटी एंड स्टोरेज। अगर ध्यान दे रहे हो, स्टोरेज, कैपेसिटी, पावर, ऐसे ये शब्द आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली इतना पावरफुल आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से बन रहे हो, अगर ध्यान दे रहे हो। तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में लिखने पड़ेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग में। सर अगली हेडिंग क्या आती है, अगली हेडिंग आती है बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। अब मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है एमआरपी ऑफ वी रैम। ओके, ध्यान में ले लो, सुन लो मेरी बात।
MRP, M से कुछ बनेगा, R से कुछ बनेगा, P से कुछ बनेगा, ओके, फिर V से कुछ बनेगा, ओके, फिर R से कुछ आएगा, फिर A से कुछ आएगा, M से कुछ आएगा। V से आप ऐसा लिख सकते हो, V से जो आएगा ना वो वर्चुअल रिसोर्सेज, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा। V से आप ऐसा इसको याद रख सकते हो, MRP ऑफ VRAM ध्यान में रखो या MRP ऑफ वर्चुअल रैम ध्यान में रखो। कुल मिलाकर इस तरीके से आप ये 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स ध्यान में रखोगे। कितने पॉइंट्स है बेनिफिट्स के सर? 7 पॉइंट्स है तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला बहुत आसान, मेकिंग use of underutilized resources। अगर आप ध्यान दे रहे हो, underutilized resources with grid computing you can better utilize the resources which are not being utilized। कुल मिलाकर बहुत आसान पॉइंट है ये, मेकिंग यूज ऑफ अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। क्या बोलता है ये बोलता है मोस्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ अंडरयूटिलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द सर्वर मशीन्स। अब ग्रिड आने से क्या होगा? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लॉइटिंग, यानी पता तो चले दीज अंडर एंड दस हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूसेज। कुल मिलाकर various organizations have lot of underutilized resources including servers। with grid computing you can exploit those underutilized resources and you can try to increase the power of the organization or you can increase the efficiency substantially। ऐसा अपना सिलेबस कर देखो, हेडिंग के ऊपर खेलना, 2 पॉइंट्स लिखना, हेडिंग इजी है। इसी प्रकार से बहुत ऑर्गेनाइजेशन में अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज रहते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग से अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। ये वाली बात बन गई पहला, अगर आप समझ रहे हो, मेकिंग यूज ऑफ अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, पहला पॉइंट बना। सेकंड वाला पॉइंट बना रिसोर्स बैलेंसिंग। क्या बोलेंगे? रिसोर्स बैलेंसिंग। अब सर रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ? रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब हुआ रिसोर्स को बैलेंस करना। सर इसका क्या मतलब हुआ? सुनना आप ध्यान से। काम आया, टास्क आया कंट्रोल सर्वर के पास, तो प्रॉपर बैलेंस करके काम करना पड़ेगा। अगर कोई काम ज्यादा प्रायोरिटी वाला है तो लोअर प्रायोरिटी को थोड़ा सस्पेंड कर दो, थोड़े सा रोक दो, उसको पहले करा दो। अगर कोई सर्वर बहुत ज्यादा यूटिलाइज्ड है उसको काम मत दो बेटा। आप समझ रहे हो? इस तरीके से रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब क्या? फॉर एप्लीकेशंस दैट आर ग्रिड एनेबल्ड, जो भी ग्रिड के अंदर एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, ग्रिड कैन ऑफर अ रिसोर्स बैलेंसिंग इफेक्ट बाय शेड्यूलिंग ग्रिड जॉब्स ऑन मशीन्स। देखो कुल मिलाकर यहां लिख सकते हो, ग्रिड कैन ऑफर, यहां से ग्रिड कैन ऑफर अ रिसोर्स बैलेंसिंग इफेक्ट, कुल मिलाकर हेडिंग ही उठाई, बाय शेड्यूलिंग ग्रिड जॉब्स ऑन मशीन्स विद लो यूटिलाइजेशन। मशीन जो लो यूटिलाइज्ड है उसके ऊपर आप ग्रिड जॉब शेड्यूल करो ना। अगर आप सो रहे हो, ध्यान दे रहे हो, देखना ग्रिड कंप्यूटिंग के 5 पॉइंट्स क्या बने। अगर आप ध्यान दे रहे हो, अपने 5 पॉइंट्स देखे अपन ने ग्रिड के, ओके। एक, इसमें क्या करेंगे अपन? शेयर करेंगे सारे कंप्यूटर सिस्टम विद एवरी अदर सिस्टम। सेकंड वाली बात बनी, सेकंड वाली बात इसमें अपन ध्यान में रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थर्ड, सुपर कंप्यूटर जितना पावरफुल बन सकता है। फोर्थ, राइट यूजर इंटरफेस रहा तो लोकल मशीन की तरह ही एक्सेस करना। आपके साथ ही याद कर रहा हो, आप भी याद करने को। लास्ट, एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी। ये शब्द आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। पहले 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप ध्यान में रखना। पहले में यही ध्यान रखना है, एवरी रिसोर्सेज आर शेयर्ड, ओके। ये तो शेयर वाली बात आ गई, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाली बात आ गई, सेकंड में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाली भी बात आ गई। तो कुल मिलाकर पहले 2 पॉइंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। याद रखना सारे रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। बेनिफिट्स में क्या आया फिर? एमआरपी ऑफ वीरैम, एम से क्या बना? मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, तो अंडर यूटिलाइज्ड है रिसोर्सेज, तो अपन क्या कर सकते हैं? ग्रिड कंप्यूटिंग से वी कैन ट्राई टू exploit those underutilized resources and increase the efficiency substantially, ओके। सब्सटेंशियली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज। ऐसा आप कुल मिलाकर सेट करना, इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है। सेकंड वाला है रिसोर्स बैलेंसिंग, ओके। with applications which are grid enabled, you know what we can do is we can create a resource balancing effect by scheduling grid jobs on machines with low utilization, okay, on machines with low utilization। अभी तक इसको यूज नहीं किया ना, उधर भेजो ग्रिड के जॉब्स, कंट्रोल सर्वर है धनाधन उधर भेज, उधर भेज। आप समझ रहे हो यार? इसको यूज नहीं किया, इधर भेज, इसके पास इसको काम दो थोड़ा, अगर आप समझ रहे हो, ओके। इससे क्या होगा समझो, an unexpected peak can be routed। अनएक्सपेक्टेड पीक मतलब क्या? एक अचानक से बहुत ही ज्यादा 4:05 पर अचानक 50,000 लोगों ने लॉगिन करने की कोशिश की। अनएक्सपेक्टेड था, क्या पता किसी कारणवश आ गए। कैन बी रूटेड टू आइडल मशीन, जल्दी से आइडल मशीन्स पर भेजो ताकि ये अपने कस्टमर्स वापस ले जाए। अनएक्सपेक्टेड पीक, अचानक ये उठा हुआ जाना, ओके। कुल मिलाकर एंड इफ द ग्रिड इज ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड, अरे यार पूरा भर गया है, अब क्या करें? अब बेटा क्या करें? अपने एक तो ये कि आइडियल मशीन्स पर भेजो, और अगर ग्रिड पूरी तरीके तो एक काम करो, जो लो प्रायोरिटी वाला काम है सस्पेंडेड, ओके। क्या बोलते हैं अपना सिलेबस? द लोएस्ट प्रायोरिटी वर्क शुड बी कैन बी टेम्पररी सस्पेंडेड और इवन कैंसल्ड एंड परफॉर्म लेटर टू मेक रूम फॉर हायर प्रायोरिटी वर्क। अगर आप कितना अच्छा पॉइंट है और सिंपल पॉइंट है, अगर आप समझ रहे हो, यानी कितना लॉजिकल सिंपल बेसिक पॉइंट उठाया कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट आपका, आप जिंदगी में भी तो अपन ऐसे ही करते हैं ना, इंपॉर्टेंट काम आया तो फिलहाल लोअर पर अभी टाइम नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन और इंपॉर्टेंट काम आ गया उसको थोड़ा सस्पेंड कर दो, उसको बाद में करना ही है, कैंसिल कर दो, बाद में करना, ये पहले करो। लाख रुपए का काम है, 1000 रुपए का काम आप कर रहे हो तो लाख रुपए का पहला उठाओगे ना, आप 1000 रुपए का भी करोगे लेकिन बाद में।
इसी प्रकार से जिंदगी से इधर भी रिलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जो ग्रिड एनेबल्ड है वो रिसोर्स बैलेंसिंग इफेक्ट दे सकती है, जहां पर अपन शेड्यूल करेंगे लो यूटिलाइजेशन वाली मशीन्स पर। दूसरी वाली बात ये बोली है, कुल मिलाकर दूसरी वाली बात ये बोली है कि है ना, आप क्या कर सकते हो, आइडल मशीन्स पर अनएक्सपेक्टेड पीक भेज सकते हो। ठीक है, आइडल मशीन्स पर भेज दिया, लेकिन अगर पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड है, अब कौन सी आइडल मशीन बची है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वर्क विद लोएस्ट प्रायोरिटी कैन बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड एंड शेड्यूल लेटर इफ यू अंडरस्टैंडिंग, so that we can do the work which is of higher priority, we can make room for higher priority work। अगर आप ध्यान दे रहे हो, कुल मिलाकर कितना अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो और सो नहीं रहे हो, तो एमआरपी के पी से क्या आएगा, पी से आएगा समथिंग नोन एज पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। क्या आएगा, पैरेलल सीपीयू। एम से क्या है, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन। सेकंड रिसोर्स बैलेंसिंग। थर्ड क्या बनेगा, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। अपने सिलेबस का कहना है ये सबसे अच्छा, सबसे अनोखा फीचर है ग्रिड कंप्यूटिंग का, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, अगर आप समझ रहे हो। अपन एक अगर एक बहुत ज्यादा इंटेंसिव प्रोसेसिंग रिलेटेड, यानी बहुत ज्यादा इंटेंसिव का मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड कोई एप्लीकेशन है या कोई चीज है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो सिलेबस के तहत सीपीयू इंटेंसिव ग्रिड एप्लीकेशन। कुल मिलाकर मतलब ये कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको बहुत ज्यादा सीपीयू चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, तो फिर एक सर्वर ग्रिड कंप्यूटिंग एक्चुअली उनके लिए, मतलब ऐसा नहीं बोलता हूं उनके लिए, लेकिन ये सीधा सीधा फायदा डायरेक्टली देगा। यानी कुल मिलाकर अपन क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली उसको 10 सर्वर्स में हिस्सों में बांट पाएंगे। एक काम तू कर ले, एक काम तू कर ले, एक काम तू कर ले। जो अकेला सर्वर 10 मिनट में कर रहा था, वो अब 10 सर्वर मिलकर 1 मिनट में कर देंगे, अगर आप ध्यान दे रहे हो कुल मिलाकर। सो पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी का पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फॉर यूजेज ऑफ पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, यानी क्षमता कि अपन पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन विजन और अट्रैक्टिव फीचर है ग्रिड का, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कुछ ग्रिड की तरफ जाने लायक है, तो ये है हम आपका काम 10 मिनट का काम 1 मिनट में कर लेंगे और उसके लिए कुछ अलग लगेगा ही नहीं। अगर आप समझिए कुछ अलग खर्चा लगे तो बात अलग हो गई। तो दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर। अ सीपीयू इंटेंसिव ग्रिड एप्लीकेशन, उसको अपन स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये बनी, अ सीपीयू इंटेंसिव ग्रिड एप्लीकेशन कैन बी थॉट ऑफ और कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब जॉब्स, ईच एग्जीक्यूटिंग ऑन अ डिफरेंट मशीन इन द ग्रिड। अ सीपीयू इंटेंसिव यानी जिसको बहुत तगड़ा सीपीयू चाहिए, प्रोसेसिंग, सीपीयू यानी क्या, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा ताकत चाहिए उसको। वैसा अपन क्या कर सकते हैं, थोड़े उसको स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड कर दो और सबके पास भेज दो, उसको ताकत सबसे मिल जाएगी एंड इट वुड बी गिवन ऑन डिफरेंट मशीन वुड बी परफॉर्मिंग, अगर आप समझ रहे हो। यानी 1/10 ऑफ टाइम लगेगा, 1/10 ऑफ टाइम लगेगा अगर अपन 10 मशीन्स के ऊपर वो जॉब को डिवाइड कर देते हैं। जितना टाइम लगता था 10 मिनट का 1 मिनट, 100 मिनट का 10 मिनट लगेगा, अगर आप समझ रहे हो। यानी परफेक्टली स्केलेबल, परफेक्टली स्केलेबल का मतलब क्या कि देखो, परफेक्टली स्केलेबल एप्लीकेशन विल फॉर एग्जांपल फिनिश इन 1/10 ऑफ द टाइम इफ इट यूजेस 10 टाइम्स द नंबर ऑफ प्रोसेसर। सीधी सीधी बात है भाई, 10 गुना टाइम कम लगेगा कोई 10 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। परफेक्टली स्केलेबल का मतलब क्या कि वो जो अपन ने हिस्सों में डिवाइड किया ना उस एप्लीकेशन को 10 हिस्सों में, पहला हिस्सा दूसरे पे निर्भर नहीं होना चाहिए, दूसरा तीसरे पे निर्भर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रुकेगा काम। समझ रहे हो? सो डिवाइडेड, इट वुड बी डिवाइडेड, इट शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स एज मच स्केलेबल एज पॉसिबल। सो इफ यू ट्राई टू स्केल इट, इसमें 10 काम होने वाले हैं इस परफेक्ट इस एप्लीकेशन में या इस काम में 10 प्रकार के कुछ इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो 10 प्रकार के काम में आप इसको डिवाइड करोगे टुकड़ों टुकड़ों में, सब जॉब्स में, वो अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो परफेक्टली स्केलेबल हो गया। तो वो एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, सामने वाले के डिवाइड करने के ऊपर नहीं। तो अगर तो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्ली डिवाइड कर एप्लीकेशन सब जॉब्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर खाना बनाना है तो ये काम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इस पर से इसमें कोई इनपुट नहीं आने वाला है, अगर ध्यान दे रहे हो। तो परफेक्टली स्केलेबल एप्लीकेशन विल रिक्वायर 1/10 ऑफ प्रोसेसर, ओके, इफ इट यूजेस 10 times the number of processors, 1/10 of time basically, it would require 1/10 of the time if it uses 10 times the number of processor। यानी कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि परफेक्टली स्केलेबल है तो 10 गुना टाइम कम लगेगा अगर 10 प्रोसेसर, 100 गुना टाइम कम लगेगा और 100 प्रोसेसर यूज कर रहे हो। इसके लिए कोई अलग से प्रोसेसर या सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स ही यूज करेंगे अपन। ये हो गया एमआरपी। एमआरपी से पहला क्या था, मेकिंग यूटिलाइजेशन या मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली रहता है, एक्सप्लॉइट करो आप।
सेकंड रिसोर्स बैलेंसिंग इफेक्ट दिया जा सकता है, ओके, जो एप्लीकेशंस बाय शेड्यूलिंग ग्रिड जॉब्स विथ लो यूटिलाइजेशन, और समझो सब पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड है, तो आप क्या करो, लोअर प्रायोरिटी वाले को सस्पेंड या कैंसिल करो और फिर बाद में करो, और पहले जगह बनाओ फॉर हायर प्रायोरिटी वर्क। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर एंड विजन, कॉमन विजन ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। इसमें क्या किया जा सकता है, सीपीयू इंटेंसिव ग्रिड एप्लीकेशन को स्मॉलर जॉब्स में ब्रेक कर डिफरेंट मशीन्स पर दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, देखो लॉजिक समझ रहे अपन, आप समझ लो, ग्रिड कंप्यूटिंग जैसा खतरनाक टॉपिक जो बहुत सारे टेक्निकल पीपल भी नहीं जानते, वो समझने की कोशिश करें। कुल मिलाकर मन लगाकर बैठना, ध्यान देना, चीजें मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन ये मुश्किल ही अपन को एक अच्छा मुकाम और अच्छी चीज हासिल करने में मदद करेगी, नहीं तो ये रोक देगी अपन को। ये एग्जाम में आता भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये सर कब करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग जिंदगी में, इसका नहीं, आप लिखोगे एग्जाम में आने के बुरे चांसेस है। आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है रादर देन एनी अदर थिंग। फिलहाल एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंप्लीमेंट करो नहीं करो वो एक सेकंड की बात हो गई। तो लास्ट पॉइंट इसमें क्या बना, परफेक्टली स्केलेबल क्या करेगा, 1/10 ऑफ द टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ इट यूजेस 10 टाइम द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, अगर ध्यान दे रहे हो, ओके, 10 टाइम द नंबर ऑफ प्रोसेसर। एमआरपी, सर ये तो एमआरपी से हो गया, फिर वीरैम से क्या आएगा, वीरैम से, यानी 4 और बेनिफिट्स आएंगे अगर ध्यान दे रहे हो। तो चौथा बेनिफिट क्या बनेगा, वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कोलैबोरेशन। याद कर लो, पहला क्या था, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, सेकंड क्या था, रिसोर्स बैलेंसिंग, थर्ड क्या था, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, चौथा क्या है, वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कोलैबोरेशन। सर वर्चुअल क्या हो रहा है, ये वर्चुअलाइजेशन है क्या, नहीं सुनना मेरी बात, एक मिनट आप ध्यान से। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट आया है स्क्रीन के सामने, वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कोलैबोरेशंस, इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशंस, देखो अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है दुनिया में। कोई मेडिकल रिलेटेड हो सकता है, जिसको सिस्टम्स टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, अगर आप समझ रहे हो, उसमें भी रिसर्च खतरनाक चलते रहता है और उनको अमेजिंग प्रकार की स्पीड, सर्वर्स, ये चीजों की जरूरत हो सकती है। एक चीज, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड, कोई सेल कर रहा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। लेकिन अपना सिलेबस कहता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग में अपन क्या कर सकते हैं, अपन एफिशिएंसी तो बढ़ा ही रहे, है ना, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो बढ़ा ही रहे, अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रिंग ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। यानी 4 सर्वर अपन ने मेडिकल वालों के लिए रिजर्व कर दिया, ये 4 ऐसा, यानी ग्रिड में ग्रिड बना दिए एक प्रकार से, अगर आप समझ लो, यानी यू कैन ब्रिंग दोस टुगेदर। ओके, सबके अपने अपने डिफरेंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स होंगे, अपने अपने डिफरेंट काम होगा, लेकिन कुल मिलाकर आप उनको भी साथ में ला सकते हो, और इस तरीके से साथ में ला सकते हो कि उनमें भी अगर किसी प्रकार से अनयूज्ड कैपेसिटी रहे तो वो दूसरा ग्रिड पहले वाले ग्रिड से, या पहले प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन दूसरे प्रकार से ले कुल मिलाकर। यानी वर्चुअल रिसोर्सेज, यानी कुल मिलाकर खुद के नहीं, वो दूसरे वाले उस प्रकार, मेडिकल वाला ले रहा है कमर्शियल वाले से, ऐसे रिसोर्सेज, स्टोरेज, मेमोरी कैपेसिटी ली जा सकती है, अगर आप ध्यान दे रहे हो। यानी अपना ये पॉइंट क्या बनता है कि प्रोवाइड्स एन, इसमें कोलैबोरेशन करेंगे अपन, ओके, प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर कोलैबोरेशन अमंग अ वाइडर ऑडियंस। किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव एवरीथिंग फॉर यू, वी हैव दिस ग्रिड फॉर यू, यू कैन कम टुगेदर एंड वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड्स विच कुड बी फॉर्म्ड, वेयर आपका ग्रिड ये है जिसमें डिफरेंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ये सारी चीजें तो दूसरे ग्रिड को अपन शेयर कर ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से सबका खर्चा बचेगा कुल मिलाकर। तो आप एक प्रकार से ऐसी सर्विस दे सकते हो जिसमें दूसरे पॉइंट में बोलता है कि यूजर्स कैन बी ऑर्गेनाइज डायनेमिकली इनटू सेवरल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यानी रन टाइम के ऊपर अपन ने क्या किया, ऐसे ये ग्रिड इनका, ओके, ये सर्वर्स, ये 4 सर्वर्स ये संभालेंगे, या फिर इस प्रकार का काम रहेगा इसके ऊपर, और ये ग्रिड इनका ऐसा, इस कुल मिलाकर यानी इसमें इतने स्पीड से ज्यादा डेटा जाएगा नहीं, ये कैपेसिटी इतनी रहेगी इनकी, कुल मिलाकर ऐसा अपन ने कुछ स्पेसिफिकली इतने काम, इतनी फाइल्स, इनका डेटा कॉन्फिडेंशियल कंप्लीटली इधर रहेगा, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है अपन इस तरीके से शेयर कर रहे हैं कि अपन ना 2 ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के इसमें कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। वर्चुअल बना तो दिए अपन ने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा लगेगा जैसे डेडिकेटेड डेटा सेंटर्स है हर एक के, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो लगेगा ऐसा, लेकिन है ऐसा कि सब कुछ सब लोग यूज कर सकते हैं। अपन ने स्पेसिफिक काम डेडिकेट रखा भी है, लेकिन अनयूज्ड कैपेसिटी को भी साइड में भेजने की भी व्यवस्था रखी है। इससे अपन क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, अगर आप समझ, कोलैबोरेशन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं करवाना, उनके रिसोर्सेज में अपन कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। दीज वर्चुअल, अपन को सिर्फ इतना है, दीज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो अपन ने बनाए ना, कि इतना ढांचा इनका, इतना ढांचा इनका, इतना ढांचा इनका, ये इनके हिसाब से जिनके अलग अलग पॉलिसी रिक्वायरमेंट कर दी अपन ने, दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज सच एज डेटा, अगर जरूरत पड़े तो, डिवाइसेस अगर उनके पास है, नए लाने की जरूरत नहीं है, अगर वो अवेलेबल है तो, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज
एंड सो ऑन कलेक्टिवली एज अ लार्जर ग्रिड। अगर आप ध्यान दे रहे हो, यानी कुल मिलाकर आपको ये कोलैबोरेशन में मदद करेगा। ओके, दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस कैन डायनेमिकली कम टुगेदर एंड फॉर्म वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डिफरेंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट। तुम्हारे कैसी भी तरीके का काम हो, अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, सर्वर रिलेटेड है, हमारे पास है व्यवस्था, हम आपको इतना ये डेडिकेटेड काम दे देते हैं। एंड इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, हमने अलग अलग डेडिकेटेड अगर कुछ सर्वर्स एलोकेट कर दिए, तो हम उन सर्वर्स के बीच में भी अगर जरूरत पड़ी और अगर पॉसिबिलिटी रही, किसी प्रकार से कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करो या लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पॉसिबिलिटी रही, मुमकिन रहा, ये सही रहा, तो वी वुड बी एबल टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग बिटवीन दीज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। यानी कुल मिलाकर ऐसा कि 4 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है आपके सामने, ओके, आपकी आंखों के सामने, और वो चारों अलग अलग काम करती है, चारों के कस्टमर बेस अलग, चारों के प्रोडक्ट्स अलग, चारों की सर्विसेज अलग, लेकिन एक दूसरे में तालमेल भी है। कुछ कुछ चीजें ऐसे हो सकती है जो एक दूसरे को जरूरत पड़े तो उनसे लेते हैं, लेकिन धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में किसी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता, तो रिसोर्सेज कैन बी शेयर, अगर आप समझ रहे हो। यानी अगर मुमकिन हो, बिजनेस को अफेक्ट नहीं होता हो, तो यू कैन शेयर द रिसोर्सेज बिटवीन दिस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन द ग्रिड। यानी वर्चुअल रिसोर्सेज, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कोलैबोरेशन बेसिकली, कुल मिलाकर अगर आप समझ रहे, यानी उनको लगेगा कि उनके स्पेसिफिक रिसोर्सेज है, लेकिन वो किसी और की तरफ से आ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं होती इस तरीके से शेयर किए जा सकते हैं। यानी स्पेसिफिक अपन ने डेडिकेटेड ढांचे भी बना दिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और फिर शेयरिंग भी करवा रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो। यानी तो आपके लिए स्पेसिफिक ये घर भी है, लेकिन इधर से कुछ आप ले भी सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो, अगर वो अपने कायदे में बैठता है तो वर्चुअल रिसोर्सेज, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन में पहला लिखना है, एनवायरनमेंट देता है कोलैबोरेशन के लिए। Okay, second, dynamically organizations, virtual organizations can be created having different policy requirements, and these organizations would be able to share resources such as servers, softwares, devices, etc. ऐसा आप लिख सकते हो, ताकि अपना एक लार्जर ग्रिड बने कुल मिलाकर। यानी V से MRP, मेकिंग यूज ऑफ अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, R से रिसोर्स बैलेंसिंग, P से पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर और कॉमन विजन ग्रिड कंप्यूटिंग का, अगर आप ध्यान दे रहे हो। एमआरपी ऑफ V रैम, वापस R से आएगा समथिंग नोन एज रिलायबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिलायबिलिटी। अब सुनना मेरी बात, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से विश्वास करना। ओके, विश्वास करना, यानी अपन इन सिस्टम्स के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा अपना सिलेबस कह रहा है। सर कैसे विश्वास? यानी देखो, ग्रिड कंप्यूटिंग की जो सिस्टम्स होंगे, समझो मैं किसी को अपना डेटा दे रहा हूं, ग्रिड कंप्यूटिंग पर काम करते हो बेसिकली, और अपना डेटा संभालते हैं, अगर ऐसा कुछ है, या फिर खुद ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रिड कंप्यूटिंग कर रही है, जो भी है, दोनों दृष्टिकोण। तो कहने का मतलब ये खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए एज अ सर्विस दे रहे हो। ये लोग ग्रिड कंप्यूटिंग वाले हाई एंड कन्वेंशनल सिस्टम्स, यानी हाई एंड सिस्टम्स, यानी सिस्टम बहुत ही तगड़े खरीदते हैं, ये डिफरेंस है, हाई कैपेसिटी वाले। ऐसा नहीं कि 1000 खरीदो, लेकिन कम खरीदकर दे ट्राई टू परचेज इट एट हैविंग अ गुड कैपेसिटी प्रोसेसिंग स्पीड। हाई एंड कन्वेंशनल सिस्टम्स होते हैं एक चीज। दूसरी बात, रिलायबल करना यानी क्या? विश्वास रहना कि काम बिगड़ेगा नहीं, काम होगा ही किसी भी हालत में। कैसे? सुनना, ये ना जैसे इन सिस्टम्स में प्रोसेसर्स होते हैं ना, वैसे डुप्लीकेट प्रोसेसर और साइड में रखते हैं, एक प्रकार से बैकअप। जैसे लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चली जाए तो उसके लिए प्रॉपर पावर सिस्टम्स का बैकअप रखते हैं, जनरेटर्स का, कूलिंग सिस्टम्स का बैकअप रखते हैं प्रॉपर। अगर सर्वर्स किसी प्रकार से हीट हो जाए ज्यादा और वो खराब होने लग जाए, तो उनको एक टेम्परेचर पर मेंटेन, यानी कुल मिलाकर हर चीज एक तो बेस्ट यूज की जाती है, दूसरा हर चीज का ऑल्टरनेटिव यानी बैकअप खरीद कर रखा जाता है। दे हैव डुप्लीकेट प्रोसेसर, दे हैव डुप्लीकेट पावर एंड कूलिंग सिस्टम्स। ये सारी चीज रिलायबिलिटी बनाती है। ये सारी चीज बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ भी होगी तो भी ठीक होने के लिए ये बैकअप पड़ा है ना अपने पास, ये रिलायबिलिटी देता है, लेकिन कॉस्ट बढ़ाएगा। ऐसा अपना सिलेबस इसको मोड़ दे रहा है। हाँ, एडिशनल चीजें रखना रिलायबिलिटी डेफिनेटली देता है, अगर आप समझ रहे हो। आश्वासन डेफिनेटली देता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने वाले में कि रिलायबिलिटी में अपना सिलेबस कहता है हाई एंड कन्वेंशनल सिस्टम्स, ओके, यूज एक्सपेंसिव हार्डवेयर टू इंक्रीज, यानी एक्सपेंसिव हार्डवेयर आप यूज करोगे। हाई एंड कन्वेंशनल मतलब क्या? कन्वेंशनल यानी बेसिक यानी रोज के तरीके से, ऑर्डिनरी, सिंपल, सेम तरीके से काम करने वाले सिस्टम, लेकिन हाई एंड रहेंगे, वो एक्सपेंसिव हार्डवेयर रहेगा उसमें, अगर आप समझ लो। यानी काम करने वाले जो सिस्टम्स है ना, उसमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर ही लिया जाएगा ताकि रिलायबिलिटी बढ़े। अगर एक्सपेंसिव यानी क्या? कुल मिलाकर उसमें किसी प्रकार से चिंदीबानी नहीं की जाएगी, अच्छी चीज ली जाएगी ताकि वो लंबे समय तक चले। एक चीज, हाई एंड कन्वेंशनल सिस्टम वुड बी हैविंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर। दूसरा, क्या क्या डुप्लीकेट चीजें अपन रखेंगे? देखो, डुप्लीकेट प्रोसेसर्स, मशीन्स आल्सो यूज डुप्लीकेट प्रोसेसर्स, पावर सप्लाईज एंड कूलिंग सिस्टम्स आर आल्सो डुप्लीकेटेड। यानी डुप्लीकेट क्यों रखना? ताकि किसी प्रकार से गड़बड़ हो तो रिलाय किया जा सके। और तीसरी बात, ऑल दीज बिल्ड a reliable system but at a great cost due to the duplication। by duplication खर्चा तो बढ़ेगा, आपको दो चीजें रख रहे हो आप एक ही काम के लिए, कि ये बिगड़ जाए तो अपन दूसरे पे स्विच कर देंगे, तो आपको खर्चा तो लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर रिलायबिलिटी मिलेगी,
तो खर्चा रिलायबिलिटी ये वाले एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, खर्चा बढ़ेगा रिलायबिलिटी बढ़ेगी, डिफरेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कुल मिलाकर। तो कहने लगे कि खर्चा बढ़ाओगे तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, खर्चा कम करोगे तो रिलायबिलिटी घटेगी। अगर आप ध्यान दे रहे हो, खर्चा आपको करना ही पड़ेगा ताकि रिलायबल सिस्टम्स बने, अगर क्योंकि आप उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, लेकिन डुप्लीकेट चीजें आपको रखनी पड़ेगी, प्रोसेसर्स, ओके, कूलिंग सिस्टम्स, पावर सिस्टम्स, हाई एंड कन्वेंशनल सिस्टम्स हैविंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर, दिस गिव्स रिलायबिलिटी बट एड्स टू द कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन और डुप्लीकेट एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स। अगर आप ध्यान दे रहे हो, यानी एमआरपी ऑफ वीरैम में आर से आया समथिंग नोन एज रिलायबिलिटी। अगर आप ध्यान दे रहे हो, यानी कुल मिलाकर अगर अपन एक वीडियो के माध्यम से ग्रिड कंप्यूटिंग को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो वो किस तरीके से लगेगी। ओके, अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूं तो किस तरीके से दिखता है ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। ओके, कुल मिलाकर ग्रिड कंप्यूटिंग, देखो ग्रिड कंप्यूटिंग इस वीडियो में आपको क्या देखना है कि है ना, अपन को बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ग्रिड के पहले अगर अपन बहुत सारा काम तरीके से नहीं कर पाते थे, सुपर कंप्यूटर जितनी ताकत नहीं थी, तो ग्रिड डिप्लॉय करने के बाद अब सुपर कंप्यूटर जितनी ताकत आ गई, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, आपके काम करने की स्पीड बढ़ गई, कॉस्ट नहीं बढ़ा है। कुल मिलाकर कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, कॉस्ट तो कम ही रखा है अपन ने, क्योंकि अपन एग्जिस्टिंग आईटी कंपोनेंट्स को सुपर कंप्यूटर जितना स्ट्रांग बना रहे हैं। तो इसमें एक वीडियो में डायग्राम जैसा भी आएगा जिसमें ऐसा दिखेगा कि ग्रिड के पहले सर्वर्स इतने ही, एक सर्वर खतरनाक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है और एक सर्वर हल्का सा यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन ग्रिड क्या करेगा, ग्रिड आने के बाद शेड्यूलर करके एक चीज आएगी जो सबको शेड्यूल करेगा। अपन ने देखा था ना वो कंट्रोल सर्वर, कंट्रोल सर्वर जो होगा जो टास्क को डिटरमाइन करेगा, बेसिकली कौन सा किसको देना है, उसके अंदर एक शेड्यूलर नामक चीज होती है। वो क्या करता है, सब कुछ डिसाइड करता है कि कैसे किसको काम देना है प्रायोरिटी के हिसाब से, जिससे बराबर से काम हो और सबको काम मिले तरीके से। ऐसा नहीं कि एक को काम मिल गया दूसरे को मिला नहीं, ये चीज नहीं होगी कुल मिला। तो एक अगर अपन देखने की कोशिश करें, अपना ये चौथा बेनिफिट है एमआरपी ऑफ वीरैम में, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन और रिलायबिलिटी, ये चौथा हो गया। ओके, एक बार ओपन करते हैं, देखना सुनना ध्यान से, अच्छे से अच्छा वीडियो है। What if you could analyze huge data sets instantaneously? Run scenarios not hundreds, but thousands of times. Bring teams together to radically reduce time to market, all while increasing productivity. You might think you owned a supercomputer, and in today's on-demand world, it can feel like you need one, just to get the detailed results, always faster, always more accurately, that make you competitive in the marketplace. The good news? IT components you may already own, mainframes, Unix servers, Intel servers, databases, storage systems, even desktop computers and workstations, harbor enormous untapped processing and storage power. Power you can easily start pulling together and dedicating to your most pressing business problems. This is IBM Grid Computing. How does grid computing unleash the power of existing systems? The typical IT deployment. Before Grid, a powerful application runs on a designated server. During peak cycles, that server can get overworked and the application can slow, wait, even stall. Meanwhile, a large data set, which this application is analyzing, lives in a single data store. Server capacity and access to the data store place extreme limitations on how quickly output can be returned. Cycles on other servers are sitting idle. Unused disk capacity remains unavailable. In a grid deployment, workload can be broken up and sent in manageable pieces to idle server cycles. A scheduler sets rules and priorities for routing the job. When servers and storage are enabled for grid, copies of the data can be stored in formerly unused space and made easily available. Some grids focus on data federation and availability. Others focus on computing speed. Many involve a combination of the two. Either way, results can be outputted in near real time, on demand. For users, all infrastructure complexity stays completely hidden. The feeling is simple and seamless. तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, अपन ने देखा कि जो पहला वाला सर्वर था वो खतरनाक तरीके से यूटिलाइज हो रहा था ग्रिड के पहले, फिर 10% यूटिलाइज हो रहा था एक वाला, और एक तो बिल्कुल ही खाली था। फिर शेड्यूलर आ गया, उसने बराबर से सबको काम बांट दिया, अगर आप समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर वो शेड्यूलर का होगा, वो कंट्रोल सर्वर में होगा, जो राउट करेगा रूल्स के हिसाब से, प्रायोरिटीज के हिसाब से, ताकि सबको सही से काम मिले, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो कहने का मतलब है कि दिस इज समथिंग वेयर ग्रिड कंप्यूटिंग कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव मोर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज।
वो खुद बोल रहा था कि योर आईटी कंपोनेंट्स व्हिच यू ऑलरेडी ओन, यू कैन स्टार्ट पुलिंग द पावर टुगेदर सो दैट इट कैन बिकम एज पावरफुल एज अ सुपर कंप्यूटर, अगर आप ध्यान दें। यानी कुल मिलाकर अभी तक अपन ने क्या देखा, ग्रिड कंप्यूटिंग देखा और उसके एमआरपी ऑफ वर्चुअल रैम, ओके, आर, यानी 4 अपन ने अभी तक इसके बेनिफिट्स देखे हैं। टोटल कितने बेनिफिट्स है? 6 बेनिफिट्स है। फिर आगे उसके रिसोर्सेस नामक एक टॉपिक आएगा जिसमें लगभग 5 पॉइंट्स होंगे और फिर ग्रिड कंप्यूटिंग के छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स है वो जल्दी से खत्म भी होते हैं। तो एमआरपी ऑफ वी रैम रिलायबिलिटी इज समथिंग वेयर यू कैन हैव कन्वेंशन। तो मैंने बीच में ये वीडियो आपके लिए ढूंढ कर रखा था सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। एक्चुअली जेन्युइनली ये चीज होती है, कोई भी हवा में तीर नहीं है, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो मेकिंग यूज ऑफ अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, आर से आएगा रिसोर्स बैलेंसिंग, वी से आएगा वर्चुअल वर्चुअल फॉर कोलैबोरेशन, रिलायबिलिटी एक ए से आएगा। तो ए से जो अपना अगला वाला है उससे आएगा एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, अगर आप ध्यान दे रहे हो। अब सुनना, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ऐसे रिसोर्सेज, सुनना, ए से क्या आएगा? एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। लास्ट वाला क्या है? एम से क्या आएगा? मैनेजमेंट। क्या आएगा? मैनेजमेंट। सुनना ध्यान से, अच्छी चीज है। एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज कहता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग कैन गिव यू रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग। वो सीपीयू होता है ना या वो सर्वर होता है ना, वो प्रोसेस तो करता ही है, तो प्रोसेसिंग नामक रिसोर्सेज आपको मिल सकती है, स्टोरेज, मेमोरी, ये रिसोर्सेज आपको मिल सकती है। और एडिशनल अगर आप चाहो ना तो और भी आपको मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर हमारी एक दुकान है जिसमें ये भी है, वो भी है, वो चाहिए वो भी है, अगर तो वो किस हद तक जा रहा है? देखो आप कहां तक जा रहे हैं हम। आपको देखो, कुल मिलाकर अपना सिलेबस कहता है इन एडिशन टू सीपीयू एंड स्टोरेज रिसोर्सेज एंड ग्रिड कैन प्रोवाइड अदर रिसोर्सेज एज वेल। अब ये अदर रिसोर्सेज क्या है समझो। फॉर एग्जांपल, मुझे एक बहुत खतरनाक प्रोसेसिंग करनी है, डेटा माइनिंग करनी है, डेटा माइनिंग जिसमें एनालिसिस करते हैं, खतरनाक बहुत सारा डेटा है, लाखों जीबी का डेटा है, और उसके लिए मुझे एनालिसिस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनेट चाहिए। मुझे यहां से मेरे सर्वर पर भेजना या फिर वो जाएगा और प्रोसेस होगा, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, खतरनाक इंटरनेट की स्पीड चाहिए। अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे खतरनाक इंटरनेट की स्पीड चाहिए ताकि मेरा डेटा अपलोड जल्दी हो और रिजल्ट जल्दी मेरे पास आए, कुल मिलाकर अगर मुझे ये चाहिए तो ये भी आपको ग्रिड दे सकता है। व्हाट कैन बी डन इज, अगर ग्रिड में अलग अलग स्पेसिफिक मशीन्स है, हाँ जैसे अपन ने वो 3 सर्वर देखे अभी वीडियो में, वैसे अलग अलग मशीन्स है जिसमें अगर इंडिपेंडेंट इंटरनेट कनेक्शंस आ रहे हैं, इसको एक, इन दोनों को एक इंडिपेंडेंट इंटरनेट कनेक्शन मिला, इनको एक, अपन क्या कर सकते हैं, ये सारे इंटरनेट कनेक्शन अगर अनयूज्ड है फिलहाल तो अपन उनको भी जोड़ सकते हैं और अपने इस काम में लगा सकते हैं। You can use those internet connection that bandwidth for that search which you have to do or for that analysis which you have to do। यानी आप इंटरनेट के बैंडविड्थ के लिए भी अगर आप चाहो तो ग्रिड कंप्यूटिंग यूज कर सकते हो, अगर आप ध्यान दे रहे हो। यानी कुल मिलाकर सीपीयू और स्टोरेज के लिए तो करते ही है, अगर आप ध्यान दे रहे हो। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यूजर नीड्स टू इंक्रीज देयर टोटल बैंडविड्थ, ओके, to the internet to implement a data mining search engine, okay, to implement data mining, ऐसा आप लिख सकते हो, okay, the work can be split in among grid machines, तो ये ले that have independent connections to the internet, तो ये अपलोड कर, तो ये अपलोड कर, तो ये अपलोड कर। ये एक प्रकार से पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी ही हो गया, लेकिन यहाँ पर पैरेलल सीपीयू वाली बात नहीं हुई, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आ गए। इंटरनेट कनेक्शन स्पेसिफिकली आ गए तो पैरेलल इंटरनेट यूज कर रहे हो आप। अगर आप उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज कर रहे थे ताकि एक काम 10 मशीन करे तो 1/10 ऑफ टाइम में हो जाए, इधर 10 इंटरनेट कनेक्शन आ रहे हैं तो 10 पर बांट दो ताकि 10 गुना कम टाइम लगे फॉर द इंटरनेट, फॉर गोइंग एंड अपलोडिंग और डाउनलोडिंग और व्हाटएवर इंटरनेट वर्क वी हैव टू डू, क्योंकि ये इंटरनेट रिलेटेड स्पीड का काम है। तो आपको वो भी रिसोर्स चाहिए ना, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी तो दे ही रहे, ये भी देंगे आपको, रोकड़ा रहेगा वो सब बात है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये अनयूटिलाइज्ड है तो वी कैन स्टार्ट पुलिंग द बैंडविड्थ ऑफ इंडिपेंडेंट कनेक्शंस ऑफ द सर्वर्स एंड वी कैन इंप्लीमेंट इट। अगर आप समझ रहे हो तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टोटल बैंडविड्थ, वर्क कैन बी स्प्लिट अमंग मशीन्स व्हिच हैव इंडिपेंडेंट कनेक्शंस टू द इंटरनेट, अगर आप ध्यान दे रहे हो। सो कुल मिलाकर इन दिस वे द सर्चिंग कैपेबिलिटी, अगर अपन को कुछ सर्च करना है, या इधर आप लिख सकते हो द एनालिसिस कैपेसिटी, द डेटा माइनिंग कैपेसिटी कैन बी मल्टीप्लाइड सिंस ईच मशीन हैज अ सेपरेट कनेक्शन टू द इंटरनेट। यानी कुल मिलाकर बात क्या बनी कि सीपीयू के साथ साथ स्टोरेज के साथ साथ वी कैन गिव यू एडिशनल रिसोर्सेज एज वेल। सम ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डू डेटा माइनिंग एंड दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ, machines having independent bandwidth internet connections, the work can be splitted into those machines having independent internet connections, and this will make sure that the speed of the mining or search multiplies because these machines have independent internet connection। कुल मिलाकर इसमें इंडिपेंडेंट इंटरनेट कनेक्शन, ओके, कुल मिलाकर टोटल बैंडविड्थ, ये शब्द आपको ध्यान में रखने होंगे। हम एडिशनल रिसोर्सेज भी आपको देंगे, अगर आप समझ रहे हो। तो VRAM, ओके, MRP ऑफ VRAM, मेकिंग यूज ऑफ अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, रिसोर्स बैलेंसिंग,
अगर आप ध्यान दे रहे हो, एमआरपी, पी से पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, वी से वर्चुअल यूजर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन फॉर कोलैबोरेशन, वी रैम, उधर आर वापस आया, रिलायबिलिटी में अपन कन्वेंशन सिस्टम हाई एंड होंगे, डुप्लीकेट के कारण कॉस्ट बढ़ेगा, यानी डिसएडवांटेज भी साथ में बता दिया, लेकिन रिलायबिलिटी मिलेगी अगर आप ध्यान दे रहे हो। ओके, वर्चुअल रिसोर्सेज में यू कैन ब्रिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशंस कैन शेयर एंड डायनामिकली क्रिएट वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, डायनामिकली अपन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं विद डिफरेंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स, बट दे कैन शेयर रिसोर्सेज। अगर आप समझ, यानी ये प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन ये भी अपन ने अलग बता भी दिया और साथ में एक भी कर लिया, लेकिन लीगल रहेगा किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं कि ये डेटा इधर नहीं जा सकता, वो डेटा वो देख नहीं सकता, ऐसी कोई बातें नहीं होगी कुल मिलाकर। एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्स में कंप्यूटर सीपीयू और स्टोरेज के साथ ये भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? अगर आपको डेटा बैंडविड्थ चाहिए फॉर जो इंडिपेंडेंट इंटरनेट कनेक्शन आ रहे हैं, आप अपना काम वहां पर स्प्लिट कर सकते हैं, एंड यू वुड बी गेटिंग द स्पीड गेट्स मल्टीप्लाइड बिकॉज वी आर गिविंग द वर्क टू द, और इट इज गिवन टू द मशीन्स हैविंग सेपरेट इंटरनेट कनेक्शंस। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सर लास्ट वाला कौन सा है? एमआरपी ऑफ वीरैम में लास्ट वाला है मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैनेजमेंट में क्या आएगा? सुनना, ग्रिड एक शब्द आता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, हेट्रोजीनियस। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ये ग्रिड क्या है? ग्रिड की ताकत देखो, ग्रिड का बेनिफिट देखो। आपके सिस्टम में इतना प्रोसेसिंग है तो भी चलेगा, इतना है तो भी चलेगा, ये रैम है तो भी चलेगा, वो कंपनी का कंप्यूटर है तो भी चलेगा। अगर आप समझ रहे हो तो ये सारे हेट्रोजीनियस सिस्टम्स को एक साथ लाता है। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या? सिमिलर। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? देखो, दिस ग्रिड कैन यूनिफॉर्मली हैंडल हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक कोई भी सिस्टम हो, फायदा है ना, ये सिस्टम के स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, ये सिस्टम के ब्रांड स्पेसिफिक या सिस्टम के मेमोरी स्पेसिफिक या कंटेंट स्पेसिफिक या क्षमता कैपेसिटी स्पेसिफिक नहीं। यू हैव एनीथिंग यू कैन गिव इट। अगर आप जैसे गरीब लोग होते हैं ना, उनको दे कैन टेक एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू, अपने देने की भावना होनी चाहिए। यहां पर भी कुल मिलाकर हेट्रोजीनियस सिस्टम, यू हैव एनीथिंग व्हिच इज अनयूज्ड यू कैन गिव इट। अगर आप समझ रहे हो, पहली बात तो ये। सेकेंडली, ये क्या करता है मैनेजमेंट में? दूसरी बात ये भी आती है कि ना, ये अलग काम को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करता है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जल्दी हो जाएंगे कुल मिलाकर। नहीं तो ऐसा नहीं कि जो पहला आया वैसा नहीं, प्रायोरिटी डिटरमाइन करने की क्षमता है इसमें। आप प्रायोरिटी सेट कर उसको दे सकते हैं, शेड्यूलर करेगा क्या काम, उसको पहले काम करेगा वो। अगर आप समझ रहे हो तो ध्यान दे रहे हो आप। कुल मिलाकर सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला है कि इट ऑफर्स मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज। ओके, पहली बात तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज अमंग डिफरेंट वर्क और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। थर्ड, अगर किसी प्रकार से मेंटेनेंस आता है, मेंटेनेंस यानी कुछ मेंटेनेंस, यानी क्या, एक सर्वर है ना, तो उसको अभी अपग्रेड करना है तो 2 घंटे के लिए बंद रहेगा, काम रोकने की जरूरत ही नहीं है। मेंटेनेंस कैन बी डन विदाउट क्रिपलिंग योर करंट वर्क, अपने करंट काम को रोकने का नहीं। अगर आप जानते हैं, कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स बनेंगे, हेट्रोजीनियस, ओके, प्रायोरिटीज, मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, और थर्ड रहेगा क्रिपलिंग नहीं करना। मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, ग्रिड वर्क कैन बी रीराउटेड टू अदर मशीन्स विदाउट क्रिपलिंग द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। अगर आप ध्यान दे रहे हो, कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स आपको समझने होंगे मैनेजमेंट में। पहला वाला पॉइंट क्या रहेगा? पहला वाला पॉइंट रहेगा, देखो ये पावर है इसमें, या क्षमता है टू मैनेज हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। अगर आप ध्यान दे रहे हो, इट कैन हैंडल हेट्रोजीनियस सिस्टम। सेकंड, इट कैन मैनेज द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओके, मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज अमंग। और तीसरा होगा कि व्हाट इट व्हेन मेंटेनेंस इज टू बी डन, यू कैन हैंडल इट without crippling the current projects involved. The work can be rerouted to other machines, दूसरे मशीन्स पर रीराउट किया जा सकता है। जैसे अपन ने देखा ना डिजास्टर रिकवरी किसमें देखा? वर्चुअलाइजेशन में। वो क्या करेगा? वर्कलोड को अपने पास ले लेगा, हॉट स्टैंड बाय, जब किसी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी आए। इसी प्रकार से यहां पर भी ये बोलना चाह रहा है कि वो शेड्यूलर के पास सारी जानकारी है, मेंटेनेंस के लिए जा रहा है ना, ओके, वी हैव सम मशीन, अपन मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से करेंगे कि दूसरे मशीन्स अवेलेबल रहे उस टाइप पर। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, वर्क कैन बी रीराउटेड विदाउट क्रिपलिंग द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये तो है बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, एमआरपी ऑफ वीरैम। एमआरपी ऑफ वीरैम में लास्ट वाला समथिंग व्हिच इज नोन एज मैनेजमेंट। अब 2 से 3 हिस्से बचे हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में। जो तीसरा वाला पार्ट है, देखो पहला तो ग्रिड कंप्यूटिंग, दूसरा अगर अपन मान ले तो बेनिफिट्स, तीसरा इज समथिंग व्हिच इज नोन एज रिसोर्सेज। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओके, कहने का मतलब चौथा होगा एप्लीकेशंस, छोटा सा हिस्सा, और पांचवा होगा ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, छोटा सा हिस्सा। सिर्फ तीसरा वाला जो है वो कुल मिलाकर थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है जो रिसोर्सेज है, लेकिन इजी है। तो एक बार अगर आप एमआरपी ऑफ वीरैम ध्यान दे रहे हो, मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्स बैलेंसिंग, पी से आएगा पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन, एमआरपी ऑफ वीरैम रिलायबिलिटी, ए से आएगा एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्स, आपको इंटरनेट के लिए भी एक्सेस मिलेगा, इंटरनेट बैंडविड्थ, और एम से आएगा मैनेजमेंट। इसमें यूनिफॉर्म, ये मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे कुल मिलाकर? पहला हेट्रोजीनियस सिस्टम,
सेकंड प्रायोरिटी अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओके, और थर्ड होगा मेंटेनेंस विदाउट क्रिपलिंग, ओके, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व। तो इतना कंटेंट आप लिखना जरूर, याद करना, वीडियो बताया था एक दो बार वापस वीडियो और चीजें देखकर याद कर लिखकर किसी को आंसर देकर फिर ही ग्रिड कंप्यूटिंग के आगे के पार्ट की तरफ बढ़ना। एनी डाउट यू हैव, यू कैन मैसेज एंड यू कैन कंप्लीट इट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस टेक्निकल है, याद करिए सिवा आगे बढ़ना ही, जल्दी भूलने जैसी चीज है, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। नेक्स्ट पार्ट में ग्रिड कंप्यूटिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।